अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर और हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ बुक 2, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। मीन्स लड़के कॉलेज में फेल क्यों हो जाते हैं। यू नो दैट्स अ वेरी टची टॉपिक एंड दिस इज़ ऑल्सो practical topic in our life. So we are going to discuss it. Herbert E. Hawkes ने लिखा है 1872 to 1943. He was an educationist in Columbia College and he was the dean of Columbia College. He served over there for 25 years as dean. उन्होंने डीन के तौर पर 25 साल सर्व किया कोलंबिया कॉलेज में और उनकी ये लॉन्गेस्ट जो डीनशिप थी, इसकी वजह से उन्हें डीन ऑफ अमेरिका का खिताब भी दिया गया। ठीक है, सो वो एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे। उन्होंने एक बहुत लंबा अरसा एज एन एजुकेशनिस्ट गुजारा और उनकी यही सर्विस जो थी, इट एनेबल्स हिम that he is able to talk about the problems of the students and he has a knowledge of understanding. ठीक है, वो बहुत ही एक कीन नॉलेज रखते हैं स्टूडेंट्स की साइकी को समझने का, जो उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे जी कि स्टूडेंट्स के कॉलेज में फेल होने की वजूहात क्या होती हैं। ये उन्होंने कमोबेश 8 प्रॉब्लम्स बताई हैं, 8 कॉजेज़ बताई हैं इस चैप्टर में स्टूडेंट्स के फेल होने की। ये एक बहुत ही रिसर्च्ड आर्टिकल है जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च को, अपनी लाइफ रिसर्च को उन्होंने जिसमें जमा कर दिया है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर एट कॉलेज। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ख़ास तौर पर जो है वो क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉलेज के मतलब है, तो इसलिए इस चैप्टर्स में से क्वेश्चंस जो हैं वो भी लाजमी तौर पर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। और इसमें सिनोनिम्स भी ऐसे हैं, वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स आपको आ जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वैसे भी क्योंकि ये थर्ड चैप्टर है, मैंने ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनमें से यकीनन वो किसी भी सिलेबस में से, किसी भी बुक में से फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी 2 टाइप्स बताई हैं। ठीक है, 2 क्लासेस, यानी देयर आर 2 main classes of college students। ठीक है जी, 2 मेन क्लासेस हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की। एक कौन सी है जी इसमें से, वन हु ट्राई एंड सेकेंड हु डू नॉट ट्राई। ठीक है जी, यानी एक तो उन्होंने ये बताई कि एक बच्चे वो होते हैं जो कॉलेज आते हैं, कोशिश करते हैं पास होने की, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं होता कि हमने कोशिश करनी है और हमने कॉलेज में पास होना है। उनके लिए एंड पर उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है लेजी ब्लफर्स का। ठीक है, तो हम इसको फिर एंड पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अब हम आते हैं जी कि हु ट्राई में कौन कौन से स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनको उन्होंने डिस्कस किया है और उनकी डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। फिर उसके बाद ही हैज़ गिवन अस अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी टाइप ऑफ फेलिंग स्टूडेंट्स। ठीक है जी, उन्होंने हर फेल होने वाले स्टूडेंट की टाइप्स बताई हैं और उन टाइप्स को फिर उन्होंने डिस्कस किया और बताया है कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो एक और चीज़, जो टाइप्स बताई गई हैं यही टाइप्स एक्चुअली क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस करते हैं। हर टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
यानी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये सर्टेन टाइप जो है इसके मुतालिक उन्होंने क्या बोला है और फिर इसकी उन्होंने रेमेडी क्या दी है, यानी इसका सोल्यूशन क्या दिया है। ठीक है जी। सो फर्स्ट जो है दिस इज नर्वस हैबिट्स। नर्वस हैबिट्स आर दोज हैबिट्स which are actually the lack of decision of a student, यानी नर्वस हैबिट्स से मुराद वो हैबिट्स हैं जो स्टूडेंट के डिसाइड ना कर पाने की वजह से उसको पेश आती हैं, यानी ऐसी आदत जो आदत उसको प्रायोरिटी सेट नहीं करने देती। ठीक है, यानी नर्वस हैबिट्स क्या करती हैं जी, ही इज unable to decide what is important, यानी वो अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाता, बहुत सारी छोटे छोटे मसाइल में वो घिरा होता है। जस्ट सपोज दैट उन्होंने एक एग्जांपल दी यहाँ पे कि बच्चा जो है वो पेंसिल शार्प करने लग जाता है। जब वो पढ़ने के लिए बैठता है, ओपन बुक होती है, बट वो पेंसिल शार्प करता है क्योंकि उसको लगता है कि पेंसिल शार्प करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। वो पेंसिल 1 बाय 1 शार्प करता जाता है और अपना जो टाइम है वो सारा वेस्ट कर देता है, इसके साथ बजाय इसके कि वो उतना काम कर लेता है जिस काम के लिए वो बुक्स ओपन करके बैठा था। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि ऐसा बच्चा जो अपना काम पूरा करता है कॉलेज का, उसके मुकाबले में ये वाला बच्चा जो नर्वस हैबिट्स का शिकार है वो भी उतना ही टाइम बुक्स के साथ गुजारता है लेकिन वो पास नहीं हो पाता। ठीक है जी। तो इसके लिए उन्होंने रेमेडी क्या दी है, रेमेडी दी है कि वन कैन इंडिकेट द प्रॉब्लम, यानी टीचर जो है वो इंडिकेट कर सकता है कि ये प्रॉब्लम है, आप में नर्वस हैबिट है, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू इरेडिकेट इट। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको इरेडिकेट करे, इसको ख़त्म करे, यानी ये उन्होंने इसकी रेमेडी दे दी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है जी। ये तो हो गया कि एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस नर्वस हैबिट्स को किस तरह से उनको ख़त्म करना है। ठीक है जी। ये फर्स्ट कॉज ऑफ फेलियर उन्होंने बताई है जी, नर्वस हैबिट्स। सेकंड पे आ जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जितने उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये प्रॉब्लम्स ही असल में क्वेश्चंस की बेस बनती हैं। ठीक है जी। तो इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तकरीबन 8 प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स पर क्वेश्चंस किए जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है जी मिस्टेकन एम्बिशन। अब मिस्टेकन एम्बिशन जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन क्या होता है जी? मिस्टेकन एम्बिशन आप हेडिंग से ही पहचान लेंगे कि ऐसा एम्बिशन जो आपको नहीं लेना चाहिए था लाइफ में, आप वो ले लेते हैं, यानी द चॉइस ऑफ रॉन्ग सब्जेक्ट्स। ये अक्सर औकात ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो करना कुछ और चाहते होते हैं लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो सब्जेक्ट्स कोई और ले लेते हैं। इसके लिए वो बताते हैं कि यार मुमकिन है उस स्टूडेंट में एबिलिटी हो डॉक्टर या वो इंजीनियर बनने की, बट वो बनना नहीं चाहता, और अगर वो बन भी जाएगा तो वो कभी भी एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा। तो इसलिए वो कहते हैं, यानी हर्बर्ट कहते हैं कि हमें बच्चे पर इस बात को छोड़ना चाहिए कि वो कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहता है। और अक्सर औकात एज ए डीन वो कहते हैं जब मैं बच्चे की साइड लेता हूँ, फेवर करता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स बच्चा ऑप्ट करना चाहता है वो सब्जेक्ट्स उस बच्चे को दिए जाएं, तो उसके बाद पेरेंट्स जो हैं वो कुछ अरसे के बाद ज़रूर आके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो फेलियर से बच गया। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चे को सिर्फ वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करवाएं
जो सब्जेक्ट्स बच्चा लेना चाहता है। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाट जी, ये तो हो गया मिस्टेकन एम्बिशन। थर्ड थिंग इज ब्राइट बॉय। A bright boy who is overconfident. A bright boy who is overconfident. Who is overconfident? Overconfident होने का जो है वो नुकसान क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट होने का नुकसान ये है, कहते हैं कि ये वो बच्चा होता है हु डिड गुड जॉब इन स्कूल, ठीक है जी, विद अ वेरी लिटिल एफर्ट, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन ही इज इन कॉलेज he is unable to do anything remarkable because he is overconfident. वो ये समझता है कि मैंने स्कूल में थोड़ी सी मेहनत की, आखिरी महीने में मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर मैं बड़े अच्छे मार्क्स से पास हो गया, तो मैं कॉलेज में भी ऐसे ही करूँगा, बट लेकिन कॉलेज में ऐसे नहीं होता। तो वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट को ये याद रखना चाहिए कि कॉलेज और स्कूल में डिफरेंस है। ठीक है, कॉलेज और स्कूल में डिफरेंस है, जिसको हमें ख्याल में रखना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी फेलियर का निशाना बन जाते हैं। ठीक है जी, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज। अब फाइनेंशियल इश्यूज क्या करते हैं जी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टडीज़ बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देते। होता ये है, कहता है कि अक्सर औकात पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि अगर आप कॉलेज की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंसेस खुद डील करें, आप जॉब करें, जो भी करें आप अपने लिए जो है वो खुद से मैनेज करें। थर्ड वर्ल्ड अगर कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है या और बहुत सारे ममालिक, तो यहाँ पर वैसे ही फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, पेरेंट्स जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जॉब्स करनी पड़ती हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अर्निंग पर देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि लर्निंग विद अर्निंग। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो अपना बहुत सारा टाइम जब वो देते हैं कॉलेजेस के अलावा अपने ऑफिसेज़ में या जिस जगह वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो उनकी एबिलिटी होती है, वो यकीनन डैमेज होती है और वो अपना कॉलेज का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसके लिए उन्होंने लिखा है कि वो जितनी पुअर उनकी कमाई होगी, पुअर अर्निंग होगी, उतनी ही पुअर उनकी एजुकेशन भी होगी। ठीक है, यानी माइटी पुअर एजुकेशन। इससे क्या मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एक स्टूडेंट जब अर्निंग करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा तो यकीनन उसको कॉलेज का काम करना और पढ़ना जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वही टाइम जो है वो उसने क्योंकि अर्निंग पे सर्व किया होता है, तो लेट आवर्स नाइट में भी लोग जॉब करते रहते हैं स्टूडेंट्स। सो व्हाट हैपन्स कि ऐसे स्टूडेंट्स भी फेलियर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स। यहाँ पे उन्होंने इसकी रेमेडी क्या दी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की? उन्होंने कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू शेयर द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट का बर्डन पेरेंट्स को शेयर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसकी स्टडीज़ में जो फाइनेंसेस होते हैं उसको मैक्सिमम पेरेंट्स पे करें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो एक छोटा सा शेयर जो है वो स्टूडेंट पर उसका बर्डन होना चाहिए। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाट जी। देन इज़ हेल्थ इशू। हेल्थ इशू यकीनन वो इशू है जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती और ना ही लोग इस पे ज़्यादा
जो है वो तवज्जो देते हैं, ठीक है, हेल्थ इशू पे। क्यों? क्योंकि ये बच्चे के लिए भी असल में बहुत मुश्किल होता है इस इशू को समझना और इस इशू को हाईलाइट करना। आपको पता है मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बच्चा शाय होता है, वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ तो अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से शेयर ही नहीं कर पाता, ठीक है। अक्सर औक़ात ये भी होता है कि इंसान की, चूँकि ये एक फितरत में शामिल है कि इंसान अपने हेल्थ इश्यूज़ लोगों से डिस्कस करना नहीं चाहता, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर द फेलियर। And a student is always shy. He never tells his health issues to his parents or teachers, and this whole phenomena, this health issue leads towards failure, ठीक है जी, ये फेलियर की तरफ ले जाता है। उन्होंने इसकी एक रेमेडी दी है। उन्होंने कहा कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है वो अगर बच्चा नहीं बताता तो कॉलेज में जो हेल्थ का एक सेक्टर होता है, जो डॉक्टर चेकअप के लिए अक्सर आते हैं, तो डॉक्टर का कॉलेज के स्टाफ के साथ और पेरेंट्स के साथ उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर कॉलेज के जो स्टाफ को चाहिए कि वो इस कम्युनिकेशन को बेटर करें और पेरेंट्स के साथ और डॉक्टर के साथ किसी एक बच्चे का जिसका कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो यकीनन पेरेंट्स के साथ डिस्कस होने चाहिए, जिससे अगर हेल्थ इश्यूज़ पे कंट्रोल कर लिया जाए तो हम बहुत बड़ा एक नंबर फेलियर का उससे हम बच जाएंगे। होता क्या है, वो कहते हैं जी कि एक दफ़ा अपना एक वो वाक़या बयान करते हैं कि एक ऐसे फादर थे जिनका बच्चा टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम में था और दे मैनेज टू रिमूव देयर टॉन्सिल्स, बट इट हैपेंड के उसके फादर ने कॉन्सेंट देने से इनकार कर दिया, बिकॉज ही थॉट दैट टॉन्सिल्स इन द बॉडी ऑफ अ बॉय आर बिकॉज ऑफ गॉड्स कॉन्सेंट, ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा के से हैं, तो इसलिए वो उन टॉन्सिल्स को रिमूव नहीं करवाना चाहता। तो कहता है इसलिए उस बच्चे को कॉलेज से फिर एक्सपेल करना पड़ा, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो यकीनन हेल्थ इश्यूज़ मेजर इश्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़। सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जी? अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि उसने लिखा है इसके लिए सो कॉल्ड का वर्ड, ठीक है, सो कॉल्ड लिटरेरी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। जी, ये सो कॉल्ड लिटरेरी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या हैं? ये वो हैं जी कि जब स्टूडेंट्स कॉलेज में आके यंग हुए होते हैं अभी और लिटरेचर से भी लगाव होता है, कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स से होता है, तो बच्चे स्टडीज़ से हट के अपना मैक्सिमम टाइम इन एक्टिविटीज़ में सर्व करते हैं। वो क्या करते हैं जी कि मुशायरे हो रहे हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं अपने सिलेबस के अलावा, और जो इस तरह के इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ऐसे बच्चे अपना जो स्टडीज़ का टाइम होता है, जो लेक्चर्स का टाइम होता है, वो इन चीज़ों पे सर्व करते हैं और आखिरकार वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ऐसे बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कम करनी चाहिए और उन्हें कभी भी किसी भी तरह से अपनी स्टडीज़ को सफ़र नहीं करना चाहिए। बट ही इज़ वेरी हार्श टूवर्ड्स स्पोर्ट्समैन इन द कॉलेज। ही सेज दैट if a person wants to be a professional sportsman, so he should get out of the college. वो बहुत हार्श हैं इस हवाले से। हर्बर्ट वो कहते हैं कि एक बच्चे को अगर स्पोर्ट्समैन बनना है तो फिर उसे कॉलेज से निकलना चाहिए और उसे एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए ताकि वो अपना करियर उसमें बना सके। बट अगर वो कॉलेज में भी रहता है और कॉलेज में पढ़ता भी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो कॉलेज को भी स्पॉइल कर रहा है और ख़ुद को भी स्पॉइल कर रहा है, और वो ये नहीं जानता कि कॉलेज ने जो उसको मौका दिया है, जो उसको अपॉर्चुनिटी दी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एंड फॉर हिज लाइफ। नेक्स्ट जी 7 जो है इसका उन्होंने जो फेलियर्स का उन्होंने दिया है, दैट इज़ लेजी ब्लफर्स।
सेवंथ जो है वो लेजी ब्लफर्स हैं। लेजी ब्लफर्स कौन होते हैं? लेजी ब्लफर्स आर दोज पीपल who are unable to cope with their studies। ये वो लोग होते हैं जो कॉलेज में वो कहते हैं कि स्लिप होके आते हैं और स्लिप होकर आने के बाद ये अपना लेजी ब्लफर्स, ये कॉलेज में स्लिप होकर आते हैं और स्लिप होकर निकल जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं उन्होंने कहा, इसीलिए मैं इसको इस पॉइंट को यहीं पे इसको मैंने सम अप कर दिया है। तो लेजी ब्लफर्स कौन होते हैं? वो लोग जो इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, ठीक है, और वो फ़न के लिए आते हैं। इनका मैंने जिक्र यहाँ पर किया था कि वो सेकंड टाइप है जो लोग ट्राई ही नहीं करते, हु डू नॉट ट्राई। तो कहते हैं ये कॉलेज में आते हैं और इसी तरह कॉलेज से निकल जाते हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता ज़िंदगी का। अक्सर औक़ात ये लोग अपना मकसद जान ही नहीं पाते। बट सम पीपल व्हेन दे आर आउट इन द वर्ल्ड, जब वो दुनिया में होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो दुनिया में नुकसानात उठाने के बाद उनको पता चलता है कि उनको जो है वो कॉलेज ने कितना टाइम दिया था, अपॉर्चुनिटी दी थी। कुछ लोग वापस आ जाते हैं और आके अपना कॉलेज का काम जो है वो दोबारा से फर्स्ट रेट शुरू कर देते हैं। बट सम पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, तो कहता है इस तरह लेजी ब्लफर्स जो हैं वो लाइफ में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है जी, एंड पे एक एडवाइस है, वो एडवाइस ये है, उन्होंने कहा कि अ डीन इन द कॉलेज शुड बी लाइक अ डॉक्टर। ठीक है, उसे एक डॉक्टर की तरह होना चाहिए, उसे डायग्नोसिंग एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे की, उसे ये समझने के काबिल होना चाहिए कि बच्चे को क्या मसला है। और अगर ऐसा करने के काबिल हो जाता है एक डीन, तो वो बहुत बड़ी फेलियर से बच्चों को बचा सकता है। ठीक है, किसी भी शोबे का जो सरबराह होता है, जो डीन होता है, वो असल में एक टीचर नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी होता है। ठीक है, उसे बच्चों को बहुत सारे उनके जो जहनी, जिस्मानी और उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको उसने एड्रेस करना होता है, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डीन। तो ये था जी आज का चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है। मैं वन बाय वन सारी जो टाइप्स थी वो फेलियर्स की मैंने डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर औक़ात आ चुका हुआ है, वही के टाइप्स कौन सी हैं? 2 टाइप्स। ठीक है जी, सो व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ द बॉयज़ हु फेल्ड इन कॉलेज? ठीक है, व्हाट आर द 2 टाइप्स, व्हाट आर द 2 टाइप्स, या आप टाइप्स की बजाय क्लासेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लासेस वर्ड आपको आ सकता है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि व्हाट आर 2 क्लासेस ऑफ बॉयज़ डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर। What are 2 classes of the boys described by the writer? ठीक है जी, 2 कौन सी क्लासेस हैं जो राइटर ने डिस्क्राइब की हैं? ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन लीड टूवर्ड्स फेलियर? हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन लीड टूवर्ड्स फेलियर, यानी मिस्टेकन एम्बिशन जो है वो फेलियर की तरफ कैसे लीड करता है, वो हमें कैसे फेलियर की तरफ ले जाता है। थर्ड है जी फाइनेंशियल प्रेशर के हवाले से। आपको पता है कि फाइनेंशियल प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, इससे बहुत बड़ी एक स्टूडेंट्स की लॉट जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, सो हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टूवर्ड्स फेलियर? हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टूवर्ड्स फेलियर? 3 क्वेश्चंस हो गए जी यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका हुआ है, लेजी ब्लफर्स के हवाले से है, जिस पे मैं अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट शुड बी डन विद लेजी ब्लफर्स? व्हाट शुड बी डन विद लेजी ब्लफर्स? लेजी ब्लफर्स के साथ क्या होना चाहिए? ठीक है, व्हाट शुड बी डन विद लेजी ब्लफर्स? तो इसमें आप ये भी बताएंगे कि हु आर लेजी ब्लफर्स, और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि क्या इनके साथ होना चाहिए। सो लेट्स कम टू द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जैसा कि आपको पता है हमने वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करने होते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं।
या जो पहले आ चुके हुए हैं। ठीक है जी। सो 7 सिनोनिम्स हैं टोटल जो हम इसमें आज कर रहे हैं। तो लेट्स कम टूवर्ड्स फर्स्ट सिनोनिम जी, कल्टीवेट। वर्ड यूज किया गया है कल्टीवेट। कल्टीवेट मीन्स होता है पैदा करना, क्रिएट करना, एंड इट्स सिनोनिम वुड बी डेवलप। कल्टीवेट का सिनोनिम क्या होगा? डेवलप। सो सेकेंड वर्ड इज विगर। विगर मीन्स होता है ताकत, स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ। थर्ड इज कंट्रोवर्सीज। थर्ड वर्ड इज कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज का मतलब होता है इख्तलाफात, दो चीज़ों के दरमियान इख्तलाफ होना। ठीक है, सो इट्स सिनोनिम इज कॉन्फ्लिक्ट। सिनोनिम इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स भी क्या होता है? तजाद होना, कंट्रोवर्सी होना दो चीज़ों के दरमियान। देन इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? मुतबादल, ऑल्टरनेट। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा जी? ऑल्टरनेट, मुतबादल होना, किसी चीज़ का दूसरा कोई और मुतबादल आपको मिलना। ठीक है। देन इज फिफ्थ वर्ड इज इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स क्या होता है? निकाल बाहर करना, ख़त्म कर देना, एक्सटर्मिनेट करना। ठीक है जी, एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेशन मीन्स भी क्या होता है? इरेडिकेट, ख़त्म कर देना, निकाल देना, किस चीज़ को फिनिश कर देना। ठीक है जी। देन सिक्स्थ वर्ड इज इनएविटेबली या इनएविटेबल। इनएविटेबली मीन्स क्या होता है? श्योरली, यानी जिस चीज़ का हो के ये लाजमी होना है, इस चीज़ का बिल्कुल भी इसकी एक्सेप्शन नहीं है। सो दैट इज इनएविटेबली एंड इट्स सिनोनिम इज श्योरली। देन द वर्ड इज पॉइज। लास्ट वर्ड, सेवंथ वर्ड इज पॉइज। पॉइज मीन्स क्या होता है? पॉइज मीन्स होता है बैलेंस, बैलेंस, इक्विलिब्रियम। ठीक है, बैलेंस। जहाँ पे उन्होंने राइटर ने कहा है कि ये बच्चा है जो खुद इसको जो है वो बैलेंस करेगा अपनी नर्वस हैबिट्स को। ठीक है जी। सो ये था जी आज का हमारा लेसन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सो देखते रहिए इसी तरह से लेक्चर्स और पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आप लोगों की कामयाबियों में आपकी मदद फरमाए। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफिज़।